हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट 2 क्लास निबंध की। और पीछे क्लास हो चुकी है, यूनिट 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको जाकर आप देख लीजिए। और आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं और नए निबंध के साथ। नया निबंध, एक निबंध हो चुका है, दूसरा निबंध अब देखेंगे। भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। किसका लिखा हुआ है, किनका लिखा हुआ है? भारतेंदु जी का। आधुनिक युग के जो पितामह कहे जाते हैं उनके द्वारा यह लिखा गया। आधुनिक युग का नव जीवन कहाँ से हुआ? भारतेंदु जी के द्वारा ये बताया जाता है कि भारतेंदु जी ने आधुनिक युग का जनक कहा जाता है भारतेंदु जी को। उन्हीं के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण निबंध हम आज एक तो पढ़ चुकी हैं, दिल्ली दरबार दर्पण। और उस क्लास को आप देख लीजिए, कल ही हमने यूट्यूब पर डाली है। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं एक नए निबंध के साथ, एक नए सेशन के साथ। ठीक है, आज हमारा जो निबंध है वो देख सकते हैं इसके ऊपर भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। तो निबंध के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु जी के द्वारा रचित है। किनके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्लास को और क्लास के अंत तक जरूर जरूर बने रहिए। क्लास के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो इसके अंदर हमने रखी है। भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित सांस्कृतिक निबंध है। यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिसंबर 1884 में, ठीक है, बलिया के बद्री मेले के अवसर पर, बलिया के बद्री मेले के अवसर पर अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया। इसमें एक और ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग किया गया है तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। भारतेंदु जी ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है। व्यंग्यात्मक रूप से लिखा है ना, व्यंग किया है। क्या है? ब्रिटिश शासन की शासन जो ब्रिटिश शासन का अधिकार था उनके बारे में बताया गया कि उनकी मनमानी पर व्यंग किया गया है। दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव को आदर आदर भी बताया भी। उन्होंने परिश्रम किया तभी तो वे आजादी है, उनको बताया गया। ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग है। भारतेंदु जी ने आलसीपन, समन्वय के आदि की कमियों को दूर करने की बात इस निबंध में कही है। ठीक है, भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है कि भारत के लोग हैं जो आलसी हैं, आलसी प्रवृत्ति के बताए गए हैं, उनके बारे में भारतेंदु जी ने कहा है। ब्रिटिश शासन को एक प्रकार से अच्छा भी बताया क्योंकि उन्होंने परिश्रम करते हुए दिखाया गया है। हर बार उन्होंने कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी चीजें बनाई, लेकिन भारतीयों ने क्या किया इनके बारे में ये व्यंग्य दर्शाया गया है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल, त्याग भावना को भारतेंदु जी ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना। अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे व्यक्त किया। इस निबंध के अनुसार बहुत चीजें हमें अच्छी पढ़ने को मिलेंगी और निबंध में बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध की समीक्षा देखेंगे। निबंध में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लेखक? निबंध की नवोदित हरिश्चंद्रिका 3 दिसंबर सॉरी यह निबंध नवोदित हरिश्चंद्रिका 3 दिसंबर 1885 11वीं अंक में व्याख्यान के रूप में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष मान बताया गया, ये याद करना जरूरी है।
क्योंकि प्रकाशन वर्ष क्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्याख्यान में भारतेंदु ने तत्कालीन स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर भारत के प्राचीन ज्ञान गौरव की ओर आगे ज्ञान गौरव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें अपनी दशा के प्रति संचेत किया है। क्या किया है कि व्याख्यान में भारतेंदु जी क्या कहना चाहते हैं कि जो प्राचीन ज्ञान गौरव की ओर लोगों की का ध्यान किया है, ध्यान उनके तरफ आकर्षित किया है, जो अपनी दशा के प्रति संचेत करने की कोशिश की है। उनके इस भाषण में उनकी चिंता भावना का निचोड़ आ गया है। इस निबंध में उन्होंने समाज सुधार, आर्थिक स्वनिर्भरता, सामाजिक एकता, राजनीतिक प्रगति, स्त्री जागरूकता आदि को इस निबंध में दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया भारतेंदु जी ने। भारत की तत्कालीन दशा और भारतवासियों के आलसीपन पर टिप्पणी करते हुए भारतेंदु जी लिखते हैं, किसी देश में भी सभी पेट किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते हैं बोते हैं, वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल और मसाला बनावे जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे। वो भी ये सोचते हैं कि जो खेत जोतते हैं बोते हैं, वे भी ये सोचते हैं कि हम अच्छी इतना अच्छा मतलब मसाला कैसे बनावे कि खेती में और दूना अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। ये बताया गया कि विलायत में लोग कोचवान होते हैं, गाड़ी में भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया तो उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे अखबार से निकाला और यहाँ इतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप्पा मारेगा, उसके बारे में बताया गया कि हुक्का पिएगा या गप्पा करेगा। यह सो गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप ही देश में प्रबंध छांटते हैं। वहां के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। आगे क्या बताया गया, वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, उसके बदले उसके बदले यहाँ के लोगों का जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। निकम्मेपन के ऐसे वातावरण में किसी देश जाति की उन्नति के लिए कितने घोर परिश्रम की आवश्यकता होगी। भारतेंदु जी के आगे यह चुनौती से कम न थी। भी बताया गया है कि भारतीय लोग है ना, वो तो अपना टाइम पास ऐसे हुक्का पानी में गुजार देते हैं, लेकिन विदेशी विलायत लोग हैं, वो तो एक जो गाड़ी वाले होते हैं कोचवान होते हैं, वह तो अखबार निकाल कर भी कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ कार्य करने में अग्रसर रहते हैं। इनके भारत के लोगों के लिए आलसीपन दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या करने की कोशिश की जा रही है निबंध के अंदर। भारतेंदु जी जनता को थोड़ा सा पेन छोटा करें। आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, भारतेंदु जी जनता को तमाम अंधविश्वासों से ऊपर उठाना चाहते थे। उनकी किसी के मुंह जोड़ने और किसी पंडित के उपदेश में नहीं है। वे इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह नहीं, मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। भी इस प्रकार से बताया गया है कि पंडितों के भरोसे मत बैठो, वो नहीं बताएंगे कि जो हमारा रुपया है देश का बुद्धि कैसे बढ़े, ये वो नहीं बता सकते। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। भारतीयों के लिए बोल रहा है कवि लेखक, कब तक अपने को जंगली मूर्ख बोधे और डरपोक पुकारोगे। दौड़ो इस घोड़ दौड़
में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। लेखक आलस्य और प्रमाद छोड़कर जातीय उन्नति के लिए आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहा है। बिना आत्मनिर्भरता हुए किसी जाति की उन्नति न हुई है न हो सकती है, और इसके लिए स्वयं को आगे ही आना पड़ेगा, कर्म को जीवन बनाना पड़ेगा। लेखक यही चाहता है कि भारतीयों को बोल रहे हैं कि आलस छोड़ो, काम के प्रति उजागर हो, काम करो, कर्म करो, क्योंकि आलस हमारे लिए अच्छा नहीं है। भारतीयों को अपने देश की उन्नति के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। प्रेरणादायक इनके निबंध है, तो इसके अंदर बताया गया है लेखक भारतेंदु जी ने। किसी भी तरह की उन्नति बलिदान मांगती है। कोई भी जो उन्नति है, जो मतलब कोई कार्य करता है, तो वह बलिदान मांगती है। क्या मांगती है? बलिदान। यह बैठे थाले का काम नहीं है। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, गहरी नींद सोते रहो, नियति आपको सारे सुख देती जाए। उन्नति विकास के लिए आगे आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। भारतेंदु जी लिखते हैं, जो लोग अपने को देसी देसी लगाते हो, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठ जाओ। ये भारतीयों के लिए, अब भारत के लोगों के लिए बताई गई है कि ब्रिटिश शासन की उन्होंने मतलब बड़ाई भी की है कि उन्होंने कर्म किया है। उन्होंने विदेशी लोगों के बारे में बताया कि वो तो एक मिनट भी खाली नहीं बैठते हैं। आप हमारे भारतवासी लोग ऐसे नहीं है, वह तो का पानी में अपना जीवन गुजार देते हैं, वह कुछ करते नहीं है, बस अपने कर्मों के भरोसे बैठे रहते हैं। कर्म से कुछ नहीं होता। पंडित जी हमें पंडित जी कुछ नहीं बताएंगे, खुद हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। गांधी जी इसके बारे में कहते हैं। आगे बता रहे हैं, भारतेंदु जी प्रस्तुत निबंध में एक जाति की हिचक को, भय को दूर करके उसे अंग्रेजी हुकूमत से दो दो हाथ करने के लिए एक नई जीवन शक्ति दे रहे हैं। अंग्रेज शासन के विरुद्ध खड़े होने हेतु जातीय एकता की परम आवश्यकता थी। धर्म, मत, बिरादरी निर्विशेष होकर ही ब्रिटिश शक्ति का मुकाबला किया जा सकता था। इसलिए भारतेंदु अपील करते हुए लिखते हैं, वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत लोग आपस का बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। एकता को दर्शाया गया है। हिंदू, जैन, मुसलमान इन लोगों को आपस में मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं। जाति में कोई ऊंचा या चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य है उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलकर रहिए। एकता का या एकता की प्रेरणा दिखाई देती है। छोटे लोग हैं उनको तिरस्कार मत कीजिए। बड़े लोग, छोटे लोग कुछ नहीं होते। छोटा ऊंच नीच कुछ नहीं होता। उनकी एकता की भावना यहाँ है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने जो एकता के साथ रहे, एक अधिकार के साथ रहे, इस प्रकार बता रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। आगे, सब लोग आपस में मिलिए। भारत के तमाम मंत मंतांतरों की विभिन्नता को तो भारतेंदु खतरनाक मानते ही थे, साथ ही हिंदू और मुस्लिम विभेद को अंग्रेज जिस तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं लगे थे, भारतेंदु उससे ज्यादा चिंतित थे। यहाँ चिंता को दर्शाया गया भारतेंदु जी की। और भारतेंदु जी हिंदू और मुसलमानों की तुलना उन्होंने एक ही घर की सदस्य यानी जिठानी और देवरानी की तरह करते हुए उन्होंने इन्हें घर में आग लगाने वाली अंग्रेज जाति के प्रति संचेत किया है, अंग्रेजों पर कड़ा व्यंग किया है। आगे देखिए, कहा है कि घर में आग लगे तब जिठानी देवरानी को आपस में ढा छोड़कर एक साथ आग बुझानी चाहिए।
भी घर परिवार तोड़ना नहीं चाहिए, जैसे उसी प्रकार हमारा देश भी तोड़ना नहीं है। एक होकर एकजुटता के साथ हम अपने देश को बचा सकते हैं। उनको प्रेरणा दे रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं भारतेंदु जी। भारत की उन्नति के लिए जातीय एकता बहुत जरूरी है, कि जात पात मत देखो, एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहो। ये इसके अंदर भारतेंदु जी बता रहे हैं। तो भारतेंदु जी इस निबंध में इस बात पर बार बार बल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इस बात पर बार बार बल दे रहे हैं, पर अंग्रेज जिस आर्थिक शोषण के जरिए भारत को खोखला कर रहा है, खोखला किए जा रहा है, वह कोई कम चिंता वाली बात नहीं थी। ये मतलब ये बता रहा है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर था भारत, उसके उसको अंग्रेज ने भारत को खोखला करने की कोशिश की। उनकी जो उसे कुछ लोग प्रलोभन देकर अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों को मतलब कम आंकता है, मतलब दूसरे देश से कम आंकता है। इस प्रकार ये बताया गया। भारत को आत्मनिर्भर देश देखने की आशा के साथ भारतेंदु लिखते हैं कि भाई हिंदुओं तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो, जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी भी रंग जाति का क्यों न हो, वह हिंदू हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमान, सब एक एक हाथ का एक पकड़ो। ठीक है, इसमें बताया गया कि सब जो बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, मद्रासी, वैदिक, जैन, अन्य सभी मुसलमान, ब्राह्मण, इन सबको कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर कार्य करो, कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, कि विदेश में कुछ करने का फायदा नहीं है, हमारे यहाँ कारीगरी बढ़े, इसलिए तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। कोई भी जातीय चेतना संपन्न साहित्यकार इससे बढ़कर और क्या कामना कर सकता है, कि कोई व्यक्ति साहित्यकार इतना ही कर सकता है कि वह आपको प्रेरणा दे सकता है कुछ करने की। आपको कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा, अपना कार्य तो खुद को ही करना पड़ेगा। इस निबंध के अंदर प्रेरणादायक निबंध है, तो देश के लिए अच्छी प्रेरणा इसमें बताई गई है। अपने निबंधों में उन्होंने इसे बार बार अभिव्यक्त किया है। अरे थोड़ा बीच में रह गया क्या, यहाँ से देखो, कोई भी जातीय चेतना संपन्न साहित्यकार इससे बढ़कर और क्या कामना कर सकता है, यहाँ तक पढ़ा है। भारतेंदु का रोम रोम जातीय प्रगति के प्रति समर्पित था, और अपने निबंध में उन्होंने इसे बार बार अभिव्यक्त किया कि जातीय एकता को उन्होंने पूर्व माना, महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बहुत सी बातों पर जोर भी दिया, इन्होंने ये बातें कही है। आगे बता रहे हैं, भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारे देश में प्रचलित त्योहार, व्रत, नियम आदि समाज धर्म है, परंतु बदलती हुई परिस्थितियां और समय के अनुसार इन्हें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए थे, उनका आशय न समझ उन्हीं की उत्तराधिकारी पीढ़ी ने अपनी अपनी सुविधा और स्वार्थ पूर्ति के लिए मनमाने नियम और धर्म बना लिए, कि उन उन नियमों को तो छोड़ दिया, लेकिन अपने मनमाने ढंग को, पूर्वजों की बातों को वो समझ नहीं रहे हैं, अपने मनमाने नियम धर्म बना लिए। ऐसे सभी नियमों और धर्मों के पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता है, जिससे सच्चाई की पहचान की जा सके। ऋषियों मुनियों ने नियमों और धर्मों को क्यों बनाया है, इसकी हमें वैज्ञानिक खोज करनी चाहिए। उसमें से जो बातें हमारे समाज या देश के लिए उपयोगी है, उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, जिनको छोड़ने की आवश्यकता है उसे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण जो ऋषि मुनियों ने जो बातें कही है, वो भारतेंदु जी ने कहा है कि उनको देखो, उनके नियमों पर चलो, उनमें जो ग्रहण करने की बातें उनको तो ग्रहण करो, और छोड़ने की बातें उन्हें छोड़ दो। इसके अंदर भारतेंदु जी ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारतेंदु जी कहते हैं कि हम अपने उपभोग की सामान्य वस्तु भी स्वयं निर्मित मतलब खुद बना सकते हैं, करने का प्रयास नहीं करते, लेकिन
वह चीज खुद कर सकते हैं। दूसरे देश में जाने से पहले हम खुद उसे अपने देश में बनाकर अपने धन को यही रोक सकते हैं। ये अमेरिका से बनी है, धोती पहनते हैं। अमेरिका से बनी धोती पहनते हैं। अंगा इंग्लैंड का, कंघी फ्रांस की प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए हमें आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। मतलब जो छोटी छोटी चीजें हम विदेशी हम सामान पर भी इन्होंने व्यंग्य किया है। विदेशी सामान पर रोक लगाने की बात कही है कि ये तो स्वयं खुद निर्मित कर सकते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, आलसीपन लेकर बैठे हैं। लेकिन खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, हमारे देश का नाम आगे ले जाना होगा। ये भारतीयों के लिए प्रेरणादायक रूप देखने को मिला है। भारतेंदु जी भारतीयों में स्वदेशी की भावना का बल देते हुए कहते हैं कि स्वदेशी बनो। एक बार इज्जत का ख्याल न रखने वाले एक महाशय एक महफिल में किसी के कपड़े पहन कर चले गए तथा उनके कपड़ों को पहचान लिया गया। इस पर भारतेंदु जी ने दुख जताते हुए कहा कि आज आज भारतीय इतने अकर्मण्य और परालंबी हो गए हैं कि हम दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते। जो दिन प्रतिदिन जो कार्य में वस्तुएं उपयोग में लाई जा रही है उनका भी हम निर्माण नहीं कर सकते। अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं और अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने भाषा विदेशी वस्तुओं पर व्यंग किया कि उनको नहीं लाना है, स्वदेशी वस्तुओं पर मांग की है। विदेशी भाषा और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता समाप्त करने की बात कही है। तभी भारतवर्ष की उन्नति संभव है। ऐसा भारतवर्ष के लोगों के लिए भारतेंदु जी ने कही है। तो इसमें देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट बात है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आप नोट्स बनाते रहें, साथ साथ टॉपिक को देख देख कर लिखते रहें। सारांश में बात की जो पूर्ण बात समझाई जा रही है वो देखिए इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आगे भारतेंदु जी। भारतेंदु जी के अनुसार अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करके अपने लड़कों को शिक्षा, रोजगार, कारीगरी सिखाकर देश की संपदा को देश में रखकर जो विभिन्न मार्गों के द्वारा विदेशों को जाती है, जातीय भेदभाव को मिटाकर आदि से देश की उन्नति संभव है। ये उन्होंने बताया कि जातीय भेदभाव मिटाओ, शिक्षा, रोजगार, कारीगरी सिखाकर अपने देश में अपना पैसा रखो, विदेश में मत जाने दो। ये बार बार उन्हें जो भारतवासियों के लिए अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि सभी लोग भाई भाइयों को एक साथ रहना है। सिख ईसाई मुस्लिम को एकता का यहाँ रूप देखने को दिखा बताया गया है कि एक बनकर हमें अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने धर्म की उन्नति कर हम सभी प्रकार की उन्नति करा सकते हैं। विदेशी वस्तुओं को हम निषेध कर सकते हैं, नहीं लाना, विदेशी वस्तुओं को अपने देश में नहीं लाना है, स्वदेशियों का हमें स्वागत करना है। भारत की उन्नति उससे ही भारत की उन्नति हो सकती है। ये भारतेंदु जी इस निबंध में कहते हैं। अब हम डालेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सारांश हमने पढ़ लिया है, जो हमें मूल कंटेंट में समझना था वो हमें समझ में आ गया है कि भारतेंदु जी इस निबंध के माध्यम से भारतीयों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए हम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसके निबंध के महत्वपूर्ण तथ्य को हम नजर डालेंगे। हम महत्वपूर्ण तथ्य को देख सकते हैं, इस प्रकार से कोटेशन देकर क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखेंगे हमारे हिंदुस्तानी लोग हमारे हिंदुस्तानी लोग एक बार हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो क्या नहीं कर सकती, इसके बारे में बताया गया है। ये कोटेशन देकर पूछ लिया जाएगा भारतवर्षों की कैसे हो सकती है। ये कोटेशन देकर पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से उठाई गई पंक्तियां हैं। तो आप इसको देखें कहाँ से उठाया गया है, पूरा कंटेंट पढ़ा होगा तो ये बात हमें याद रहेगी, तो हम इसका क्वेश्चन सही कर सकते हैं।
यह समय ऐसा था, ऐसा है कि उनती की मानो गुड़ दौड़ हो रही हो, उनती की मानो गुड़ दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेजन, फ्रांसीसी आदि, तुर्की आदि आदि सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमी पाला हमी पहले छू ले। मतलब सभी दौड़ने लगे, अमेरिकन, अंग्रेजन, फ्रांसीसी लोग मानो उनती की गुड़ दौड़ने लगे हैं। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप में मिट्टी खोदते हैं। उन इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं का हाँफते हुए दौड़ते देखकर के भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है जो पीछे रह जाएगा, फिर कोटि उपाय भी किए आगे न बढ़ पाएगा। भारतीयों के लिए ये प्रेरणादायक कोटेशन है। और इसमें बातेंदु जी कह भी रहे हैं कि उनकी जो भगदड़ को नहीं देख रहे हैं, जो गुड़ दौड़ में उन्नति के लिए अग्रसर है, उनकी दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनके लिए भारतीयों का ध्यान वहां नहीं जाना है, लेकिन वे अपने खड़े खड़े मिट्टी टाप रहे हैं, खोद रहे हैं, इधर उधर कार्यों में लगे हुए, उन्हें देश की उन्नति के लिए कोई अम, मतलब नहीं। ये बता रहे हैं भारतीयों के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा है, क्या करने की कोशिश करें। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का समान पाकर अवसर पाकर भी हम लोग आज भी इस समय उन्नति न करें तो हमारे लिए केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप है। तो ये पंक्ति देकर पूछ लिया जाएगा कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, अगली अगली पंक्ति देखें। यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतना बढ़ गया है कि मलुकदास ने दुआ भी बना डाला है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे काम। पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। तो आप सोच सकते हैं कि मलुकदास जी ने ये क्या कहा है कि अजगर करी न चाकरी। उन्होंने बताया है कि भारतीय लोग कोई कार्य नहीं करते हैं और दूसरे लोगों से सीखते भी नहीं है, सब आलस में ही पड़े रहते हैं। ये इनके बारे में बताया गया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। तो कुछ करने के लिए यहाँ मुलुकदास कुछ कार्य न करने की के लिए यहाँ बताया गया कि सब आलसी लोग हैं, उनके ऊपर बताया गया है। अमीर नहीं बनना चाहते, वह गरीब ही रहना चाहते हैं, दूसरों भी से नहीं सीखते, फिर अंग्रेज लोगों से भी नहीं सीखते। तो ये हमारे लिए अभाग्य की बात है। ये बताया गया है इससे के अंदर। पातेंदु जी बहुत अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अच्छे तरह से नहीं समझ पाते और उन लोगों के ऊपर ये बातें बताई गई। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में, सब जाति में, सब देश में उन्नति करो। भारतेंदु जी का कहना है कि सब में उन्नति करो, मतलब निकम्मे मत बनकर बैठो, कुछ कार्य करो, प्रगति करो, उन्नति करो। ये प्रेरणा उन्होंने इस निबंध के अंदर बताई गई है। और आप कोटेशन से ही समझ जाओगे कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो बार वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सब सुनियों का मूल धर्म मुनियों का मूल धर्म हो सकता है। इस इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित होती है। देखो अंग्रेजों की राजनीति परस्पर मिली है, इससे उसकी दिन दिन कैसे उन्नति हो रही है कि सब मूल्यों मुनियों का मूल धर्म। ये यहाँ से थोड़ा सा कल बताएंगे, थोड़ा सा लग रहा है इनको डाउट, तो ये कल बताएंगे आपको कहाँ से क्या हो रहा है। नहीं तो बता देते, अभी देख कर बता देते हैं, थोड़ा सा बताएं ये मोनियो है या कुछ और है, अभी बताते हैं।
अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ मेरे को डाउट लग रहा है, डाउट क्लियर करने होते हैं इसीलिए तो हमें, ठीक है, थोड़ा डाउट क्लियर कर देते हैं। आपका न्यू है या फिर अलग है, लिखने में भी गलती हो सकती है, थोड़ा सा देखिए, देखते हैं कहाँ गया है, बताते हैं। हाँ, सुनियो ही है यहाँ पर, सुनियो, ठीक है, सुनियो, सब सुनियों का मूल धर्म है, सुनियों का, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हो रही है कि उन्होंने सब पहले धर्म की ही उन्नति करनी होती उचित है मानी गई। अंग्रेजों ने धर्म नीति कैसे दिन बर दिन उन्नति हो रही है, ये भारतवासियों पर वो के लिए बोल रहे हैं कि कुछ कार्य करो, बेकार मत बैठे रहो, कुछ कार्य करने से हमारे देश की उन्नति होगी, धर्म राजनीति में उन्नति होगी, देश में कुछ कार्य करें, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तब हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। लेकिन कोई भी भारतीय लोग कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, वे तो निकम्मेपन के शिकार हैं। आगे देखें, बाह्य वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, ये सब तो समाज धर्म है जो देश के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। ये कोटेशन आने वाली है, देखो थोड़ा सा इससे समझने में अलग लग रहा है ना, तो यहाँ कोटेशन इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए आप, तथ्य महत्वपूर्ण है। वैष्णव शास्त्री इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का वेर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू जैन मुस्लिम सब एक आपस में मिलकर, ये ऊपर बात की गई है, जाति में कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, जिस योग्य है उसे वैसा मानिए, छोटी जाति के लोगों के साथ तिरस्कार करके उसे उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। ये कोटेशन देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये किस निबंध से ली गई है, ठीक है। आगे देखिए, तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड फ्रांस फारसी से जर्मनी अमेरिका को जाती है कि लक्ष्मी तुम्हारा पैसा वहां जाता है। दिया सलाई यानी माचिस ऐसी तुच्छ वस्तु से भी वहां से आती है। जरा अपनी कोई देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहनी हो वह भी अमेरिका की बनी है, जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह भी इंग्लैंड का है, फारसिस की बनी कंगी फ्रांसिस की बनी कंगी तुम सिर जरते हो वह भी जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। तो इस प्रकार से विदेशी वस्तुओं पर उन्होंने कड़ा व्यंग किया है कि भारतीय लोग अपनी चीजों को अपने लिए बनाएं, उसके लिए कुछ करें। आगे देखें, ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ से लिया गया, तो आगे देखें, भाइयों अब नींद से चौक के अपने देश, भाइयों अब तो नींद से चौके अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी किताब पढ़ो, वैसे खेल खेलो, वैसी बातचीत करो, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। ये बात इंदु जी ने अपने निबंध में कहा है, बार बार प्रेरणा दी है, जातीय एकता पर बल दिया है, विदेशी वस्तुओं पर व्यंग किया है, उन्हें छोड़ने के लिए भी कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा निबंध था, बहुत पढ़ने में अच्छा लगा, और आप इस निबंध से बहुत सी महत्वपूर्ण तथ्य को नजर में डालते हुए देख सकते हैं कि कोई भी एक तथ्य दिया जाता है, वह पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो या तो ये पूछ लिया जाएगा कौन से निबंध से लिया गया है, तो बता सकते हैं किनके द्वारा ये बातें कही गई है निबंध के अंदर, तो भारतेंदु जी किनके लिए कही गई है, तो भारतीयों के लिए कही गई है, और इसके अंदर हम देख सकते हैं सब, ठीक है। और हम जल्दी जल्दी निबंध कंप्लीट कर लेंगे, यूनिट 7 कंप्लीट हो गया है, और
यूनिट 9 हमने शुरू कर दी है, ये जल्दी कंप्लीट होएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कर दें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। और तब तक धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ। 2026 जून टारगेट बैच। धन्यवाद।